1000 बर्फ गिरें, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो फूल खिलने वाले हैं। जी हाँ, कोरोना के इस दौर में भी जब लोगों ने नहीं छोड़ी हिम्मत, दिखाया कुछ कर गुजरने का हौसला, हर एक मुश्किल को बना दिया आसान। ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियों का नाम है गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त की इस कविता को सही मायनों में चरितार्थ कर रहे हैं उड़ीसा के कटक के एक छोटे से गांव के रहने वाले चिन्मय पात्रा, जो मानते हैं कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन नर सेवा ही नारायण सेवा की कहावत को सही मायनों में चरितार्थ कर रहे हैं और जहां भी किसी गरीब और असहाय को देखते हैं, उसकी सेवा में, उसकी मदद में जुट जाते हैं। किसी की आंख से आंसू पोंछकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लाने से बढ़कर शायद ही इस दुनिया में कुछ और हो। आपको मिलवाते हैं ओडिशा के कटक के एक छोटे से गांव के रहने वाले चिन्मय पात्रा से। यूं तो चिन्मय पात्रा पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन आजकल जैविक खेती के मामले में मिसाल पेश कर रहे हैं। इसे देश सेवा का जज्बा ही कहेंगे कि पिछले 15 वर्षों से वो गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि सेवा में जो सुकून है वो किसी और धन में नहीं। वो जहां भी मानसिक रूप से विकलांग और परेशान लोगों को देखते हैं, उन्हें प्राथमिक उपचार मुहैया कराते हैं और फिर उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसकी देखभाल और इलाज का पूरा बीड़ा चिन्मय खुद ही उठाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना के इस दौर में जब लोग एक दूसरे के पास जाने से भी डर रहे हैं, चिन्मय न केवल जरूरतमंद इंसानों के लिए आगे आए हैं, बल्कि वो उन जानवरों के लिए भी आगे आए हैं जो कि सड़क पर भूखे या बीमार पड़े हैं। चिन्मय इन जानवरों की भूख तो मिटा ही रहे हैं, बीमार जानवर को उपचार भी मुहैया करा रहे हैं। मैं जब घर से अपना कर्म क्षेत्र भुवनेश्वर निकलता हूँ, तो रास्ते में जाने का टाइम में कोई भी गौ माता है, कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, क्या कोई मतलब ऐसे फिजिकली चैलेंज्ड आदमी है, उनका एक्सीडेंट होता है या कोई तकलीफ कुछ होता है, तो मन में ये विचार आता है कि ठीक है, चलो अपना मतलब सामने तो ये इंसिडेंट हो गया, तो उनको हम फिर रेस्क्यू करके फिर हॉस्पिटलाइज करके जितना हो सके इतना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सारा संसार में जो दुख और प्रॉब्लम्स है, इसको कोई भी आदमी अकेले चाहकर भी आप निपटा नहीं सकते हो। इसके लिए चिन्मय पात्रा ने युवाओं की एक टीम बनाई है, जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हुए हैं। संकल्प युवा क्लब और गो सेवा समिति ऐसे ही संगठन हैं जो कोरोना के इस दौर में भी दिन रात सेवा में जुटे हुए हैं। विशेष रूप से कोरोना के समय में चिन्मय अपनी टीम के साथ भुवनेश्वर, कटक और ओडिशा के अनेक अज्ञात लोगों की मदद कर रहे हैं। अब तक मानसिक रूप से विक्षिप्त 25 से 30 लोगों का वो इलाज करा चुके हैं, तो हर दिन कई लोगों को भोजन कराना उनकी आदत में शुमार हो गया है। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का, डीडी न्यूज़। कोरोना के इस दौर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का असर खूब देखने को मिल रहा है। आपको लिए चलते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के माचकांदाना गांव में, जहां पर ग्रामीण युवा अपनी लोक संस्कृति को जिंदा रखने में जुटे हुए हैं। वो अपनी लोक संस्कृति के जरिए ही आर्थिक सशक्तिकरण की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। वो एक वाद्य यंत्र का निर्माण कर रहे हैं और आपको बताते चलें कि इस वाद्य यंत्र की मांग और धूम अब विदेशों तक हो रही है। पूर्वी सिंहभूम के माचकांदाना गांव में लगभग 200 परिवार एक साथ रहते हैं।
और सभी बनाम वाद्य यंत्र की कारीगरी में जुटे हुए हैं। ग्रामीण युवा दुर्गा प्रसाद हांसदा बताते हैं कि देश के साथ साथ विदेशों में भी इस वाद्य यंत्र की खूब मांग है। ये हम बना रहे हैं 2006-07 से, लेकिन पहले उतना पॉपुलर नहीं था इसमें, और हम 2014-15 से थोड़ा इसका बहुत ज़्यादा बना रहा है और इसका डिमांड भी बहुत बढ़ गया है। दुर्गा प्रसाद के साथ काम करने वाले चंद्रा हांसदा और महेंद्र मुर्मू भी अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े रहकर बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि बनाम आदिवासियों का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगर सरकार इसकी मार्केटिंग में सहयोग करे तो बड़ी संख्या में युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है। बहुत पुराना जमाने से भी चलते आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ 7-8 जन काम करते हैं डेली। बनाम इस वाद्य यंत्र विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं काम में। यहाँ जो हम लोग बना रहे हैं 2013-14 से बनाने शुरू कर दिए हैं, तो बेचते हैं हम लोग का भारत में, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा है ना, मुंबई, पुणे, ये जगह हम लोग बेच चुके हैं। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के इन आदिवासी युवाओं के लिए ये वाद्य यंत्र आत्मनिर्भर बनने का एक साधन भी है। जहां एक ओर परंपरा और संस्कृति की पहचान है, तो वहीं ये आय का महत्वपूर्ण साधन भी है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से हमारे आज के युवा आत्मनिर्भर भारत की नई मिसाल लिख रहे हैं। कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, और इस बात को सही साबित कर दिखाया है कुछ श्रमिकों ने, जिन्होंने अपने कौशल और कला के अनूठे प्रदर्शन से एक नई मिसाल कायम की है। जी हां, अपनी क्वारंटाइन अवधि को उन्होंने सकारात्मकता में बदल दिया है। नकारात्मकता को भी उन्होंने सकारात्मकता में बदलने की शानदार पहल की है। आपको खबर दिखाते हैं सतना की। सतना के बहुत सारे मजदूर अन्य राज्यों में काम करने के लिए गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो वापस अपने गांव, अपने घर आए। यहां आने के बाद उन्होंने क्वारंटाइन अवधि का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी क्वारंटाइन अवधि में ऐसा अनूठा उदाहरण पेश किया कि लोग दंग रह गए हैं। आपको एक स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं, जिन्हें कुछ श्रमिकों ने वंदे भारत एक्सप्रेस का रूप दिया है। सतना जिले के श्रमिक रोजी रोटी कमाने की तलाश में भारत के अनेक राज्यों में गए थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अनेक श्रमिकों ने वापस अपने अपने गांव का रुख किया। इस दौरान बहुत से श्रमिकों ने अपनी क्वारंटाइन अवधि को अपने कौशल और कला से शानदार बना दिया। कुछ ऐसा ही हुआ जिले के गांव जिगनाहाट में। श्रमिकों ने क्वारंटाइन अवधि के दौरान क्वारंटाइन सेंटर में बदले गए शासकीय माध्यमिक शाला जिगनाहाट को वंदे भारत एक्सप्रेस का नया रूप प्रदान किया। इन श्रमिकों ने क्वारंटाइन स्थान पर ही रोजगार प्राप्त करके अपनी आर्थिक मुश्किलें भी दूर की। इस स्कूल में 14 दिन के लिए हमको क्वारंटाइन किया गया और हमारे साथी भी थे। तो हम लोग खाली समय पे थे और काम धाम कुछ नहीं था, तो हम सरपंच साहब से मिले। कोई भी काम करे तो खुश हो जाए, सभी लोग देखे। तो फिर हमको डिज़ाइन दिए कि इस स्कूल को ये वंदे मातरम ट्रेन की हम डिज़ाइन दे रहे हैं, इस स्कूल को वंदे मातरम ट्रेन में बदलनी है। मैं झांसी में रहता था, झांसी में पेंटिंग का काम करता था। वहाँ क्वारंटाइन में यहाँ अपने गांव आ गया और गांव आने के बाद हम स्कूल में रुके। फिर हमको स्कूल देखे तो अच्छा नहीं लगा। अच्छा न लगने पर हम उमेश चतुर्वेदी हमारे सरपंच साहब हैं, उनसे हम बात की, हमारे सभी मित्र बात की और हमने पेंट मांगा और पेंट मांग के ये काम किया कि हम कुछ नया रूप दे दें। अपने गांव लौटने पर 15 दिन क्वारंटाइन किए गए श्रमिकों ने स्कूल की रंगत बदलकर जो कारनामा कर दिखाया, उसे देखकर लोग अभिभूत हो गए। नया रूप मिलने के बाद अब ये स्कूल वंदे भारत एक्सप्रेस स्कूल के रूप में गांव में पहचाना जाने लगा है। हम बताएं कि जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस बनाना है तो आप ऐसे ऐसे मतलब पूरा रूप बताएं, तो बोले कि हाँ ठीक है, मतलब बना देंगे। तो हमको ये भी मतलब ये हुआ कि मतलब इस समय बेरोजगारी है, जैसे तो इनका बढ़िया भरण पोषण भी हो जाएगा।
कोरोना बहुत फैल रहा था, तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकले हैं। और जब आए इधर तो हमारे लोग पेंटिंग कर रहे थे, तो हम बोले कि हमको भी लगवा लो, हमको भी सिखा दो। तो फिर वो लोग हमको सिखाए हैं। कोरोना टाइम यहाँ कोरोना में रखा गया 14 दिन, तो उसके वजह से मेरे को यहाँ काम में रख लिया गया। सतना जिले के श्रमिकों ने क्वारंटाइन के दौरान गांव के ही शासकीय विद्यालय को नई पहचान देकर ये साबित कर दिया है कि कैसे आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। अपने हुनर को नई दिशा देकर हमारे श्रमिक भाई बहनों ने देश सेवा का एक अनुपम उदाहरण भी पेश किया है। भोपाल ब्यूरो के साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का डीडी न्यूज। तो अच्छी खबरों के इस सफर को आगे भी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। लिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी हमें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया था कि आप आपदा के समय को अवसर में बदलिए। और प्रधानमंत्री के आपदा को अवसर में बदलने के आह्वान के बाद बहुत सारे लघु उद्योगों को बढ़ावा मिला है। ऐसे लघु उद्योगों को बढ़ावा मिला है जहां कम लागत में ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। कुछ ऐसा ही लघु उद्योग है ऐश ब्रिक उद्योग, जो कि बिहार में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए ये रोजगार का नया साधन भी बन गया है। ईंट ईंट जोड़कर मकान बनता है। ईंटों के बिना किसी इमारत की कल्पना संभव नहीं है। परंपरागत लाल ईंटें महंगी होती हैं। एक लंबी प्रक्रिया के तहत मिट्टी से बनी ईंट को भट्टों में पकाया जाता है, तब जाकर तैयार होती है ये ईंट। तकनीक के नए प्रयोग और पर्यावरण के प्रति बढ़ती चिंता ने निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। परंपरागत ईंटों के स्थान पर इन दिनों बिहार में ऐश ब्रिक काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये सस्ता है, मजबूत है और सबसे बड़ी बात, प्रदेश वापस लौटे मजदूरों के लिए रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभरा है। थर्मल पावर प्लांट से निकली राख से बने ऐश ब्रिक की कीमत परंपरागत लाल ईंट से 20 से 30% तक कम होती है। बनाने में श्रम कम लगता है और मजबूती अधिक होती है। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली भी है। और ना ही तो इससे मतलब कोई कोयले की जरूरत है, ना ये किसी तरह का कोई मतलब इसमें जलाने का जरूरत नहीं है। फ्लाई ऐश 60 से 70%, 20 से 22% आपको मतलब सैंड और 8 से 10% सीमेंट, और यही इसका मिश्रण है। इस ऐश ब्रिक को बनाने में थोड़ी मात्रा में बालू और सीमेंट का इस्तेमाल होता है। इसे भट्टे में पकाया भी नहीं जाता, बल्कि मशीन से कंप्रेस करके इसका निर्माण किया जाता है। इस तरह पावर प्लांट से निकले फ्लाई ऐश की खपत भी हो जाती है। ऐश ब्रिक से निर्मित दीवारें जहां दिनों दिन मजबूत होती जाती हैं, वहीं कमरे के तापमान को भी ऐश ब्रिक से बनी दीवारें नियंत्रित रखती हैं। 3 महीने का ट्रेनिंग था और हमारा जो इंजीनियर है वही हमको सिखाए थे, और यहाँ पे हम करीब 3 साल से काम करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है ये काम। बिहार में इन दिनों बाहर से आए श्रमिकों की स्किल मैपिंग करके इसका डेटा सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को दिया जा रहा है। ऐश ब्रिक की बढ़ती मांग के कारण इस उद्योग में प्रवासी मजदूरों को काम मिलने में आसानी होगी। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि जीविका ने इस कोरोना के दौर में ना सिर्फ आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है, बल्कि ज़रूरतमंद लोगों की बढ़ चढ़कर मदद भी की है। फिर चाहे वो मास्क बनाना हो या फिर गरीबों के बीच में मुफ्त अनाज वितरण, तमाम सारे कार्य इन जीविका दीदियों ने बढ़ चढ़कर किए हैं। और ऐसा ही कुछ कार्य कर रही हैं जीविका दीदियाँ, जो कि दीदी की रसोई चला रही हैं। तो आपको लिए चलते हैं इस दीदी की रसोई में और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम कर रही है और किस तरह से ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक सहारा बनकर उभरी है। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये किसी 5 स्टार होटल के किचन का दृश्य नहीं है। ये है दीदी की रसोई और ये है जीविका दीदी। ये रसोई कोरोना के इस दौर में बिहार के अस्पतालों के स्टाफ, मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करा रही है। इसमें काम करने वाली ये दीदियां थोड़े से प्रशिक्षण के बाद अपने हुनर से लोगों का दिल जीत रही हैं। अच्छा मिल रहा है, दीदी के तरफ से रसोई बहुत अच्छा मिल रहा है। गर्भवती के लेके अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा स्वस्थ खाना मिल रहा है। रसोई जीविका द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर हर खाना अच्छा और स्वादिष्ट मिलता है और कम से कम कीमत मिलता है। ये दीदियां स्वच्छता का खास तौर से ध्यान रखती हैं। कोरोना संकट के इस दौर में जीविका संगठन ने बहुआयामी कार्य किए हैं। मास्क सिले हैं, गरीबों की मदद के लिए घर घर से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा किया है और फिर इस रसोई के जरिए मरीजों और उनके परिजनों की मदद कर रही हैं। कोरोना काल में जीविका मानव संसाधन के इस्तेमाल की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है बिहार में खास तौर से। बिहार का ये आजीविका मिशन है और इसने इस आपातकाल में, इस आपदा के दौर में अवसर के रूप में इसे इस्तेमाल किया है और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद दी है। कैमरा पर्सन एजाज हुसैन के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। हौसले और जज्बे की ये कहानियां आगे भी जारी रहेंगी। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। कहते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती। अभी हाल ही में मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन के 12वीं के परिणाम घोषित किए गए, तो इन परिणामों का उत्सुकता के साथ इंतजार करने वाली एक उत्साही दादी भी थीं। जी हाँ, मेघालय के दूर दराज के गांव की रहने वाली 50 वर्षीय लंकीते ने इस बार 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और साथ ही इस बात को साबित कर दिया है कि जज्बा हो तो कभी भी और कुछ भी किया जा सकता है। पढ़ाई की उम्र की कोई सीमा तय नहीं होती, इस बात को सच साबित कर दिखाया है मेघालय की एक 50 वर्षीय महिला लकिनते सिविमलेह ने। 4 बच्चों की मां और 2 बच्चों की दादी ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है। 32 साल पहले उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था।
जब मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कक्षा 12 के परिणाम घोषित किए गए तो वो खुशी से मुस्कुरा रही थीं। I dropped my studies since 1989, 2015. I heard that there is a school for NIS. There in that school there is no maths, so I happily joined that school. It is evening school, so I passed in 2017. So I continue my studies in Balawan College since 2018. एक कवि बनने का सपना देखने वाली सिविमलेह 2008 से प्री स्कूलरों को खासी भाषा की मूल बातें सिखा रही हैं। इस प्रकार दोस्तों और परिवार के प्रोत्साहन से वो न केवल 10वीं कक्षा बल्कि 12वीं कक्षा भी पास करने में सफल रही हैं। My friends, my colleagues are my inspiration. I want to give you this message for the young generations to please don't drop your studies. वर्ष 2015 में लकिन्ते ने पढ़ाई छोड़ने के 26 साल बाद दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद सिविमलेह अपने मुख्य विषय के रूप में मातृभाषा के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं। शिलोंग ब्यूरो के साथ डीडी न्यूज। शहरों की भागती दौड़ती व्यस्त जीवनचर्या में बहुत सारी कलाओं को उभरने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन लॉकडाउन से अनलॉक 1 के दौरान बहुत सारी ऐसी कलाओं को उभरने का और निखरने का मौका मिला है। आपको मिलवाते हैं नोएडा की रहने वाली सिल्की रानी से, जिन्होंने इस लॉकडाउन से अनलॉक 1 के दौरान अपनी कला को ऐसा निखारा कि उन्होंने अपने जीवन में कला के रंग ही भर दिए। तो आइए आपको दिखाते हैं नोएडा से ये खास रिपोर्ट। रंगों और कूची से कैनवस पर सुंदर आकृतियां उकेरती हुई ये हैं सिल्की। सिल्की नोएडा के सेक्टर 74 की निवासी हैं और एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ एक उम्दा चित्रकार भी हैं। लेकिन जिंदगी की उधेड़-बुन में वो अपनी इस कला को 23 साल पहले ही भूल चुकी थीं, जो अब लॉकडाउन के दौरान दोबारा जीवित हो उठी है। जब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा, तब मुझे काफ़ी वक्त मिला अपने इस हुनर को दोबारा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम फंड केआर बनाया है, उसमें मैं अपनी इस पेंटिंग को सेल करके इसके माध्यम से उसमें योगदान करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी इस कला के माध्यम से अपने देश के लिए इतनी छोटी सी कोशिश भी कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं इस हुनर को दोबारा कर भी पाऊंगी। सिल्की अपनी इन पेंटिंग्स की सेल लगाना चाहती हैं और जो राशि वो इससे इकट्ठा कर पाएंगी उसे वो पीएम केयर फंड में देश को इस संकट से जूझने के लिए दान करना चाहती हैं। इस लॉकडाउन में सिल्की ने अपने लिए ये लक्ष्य साध कर लोगों के लिए मिसाल पेश की है कि अगर कोई हुनर है तो उसे जिंदा रखो और उसका सदुपयोग करो। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का डीडी न्यूज। तो आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, देश और समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।